Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. Welcome to your favorite physics channel, College Physics. Here you'll find work solutions to past papers by experienced teachers and A-star students. So please subscribe to our channel and forward it to other fellow Cambridge learners. Thank you. Okay, so paper that we're doing today is from May-June 2020. It's paper 4, variant 43, for 1 hour 15 minutes. There are 10 questions for 80 marks and you have to answer all of them. So let's start. Question number 1. Define acceleration. Now, ये acceleration की रटी रटाई definition है जो मैंने हमारे previous different papers में भी आप लोगों को बताई है, ठीक है? ये acceleration की basically रटने वाली definition है. The rate of change of velocity. ठीक है? Next. Figure 1.1 shows two speed time graphs A and B and two distance time graphs C and D. Mention the motion shown by graph A, graph B, graph C and graph D. Motion. अब हमें बताना है कि इसमें हो क्या रहा है. पहले मैं आपको बताऊंगी कि ग्राफ्स के ग्रेडियंट क्या होंगे. अब जैसे हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट क्या होगा? ग्रेडियंट होगा y डिवाइड बाय x, जो यहाँ पे होगा स्पीड डिवाइड बाय टाइम. तो ये हमारे पास आ गया. ग्रेडियंट है हमारे पास एक्सेलरेशन. ठीक है, ग्रेडियंट हमारे पास एक्सेलरेशन. सही. अब हमारे पास अब क्या होगा? सॉरी, हाँ, हमारे पास ग्रेडियंट एक्सेलरेशन. अब हमें बताना है कि पहले ये क्या हो रहा है और फिर हमें बताना है किस तरीके से हो रहा है. फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, एक्सेलरेशन कम हो रही है लेकिन ये कॉन्स्टेंटली कम हो रही है. तो पहले हम लिखेंगे कि ये है डीसेलरेशन. हम लिखेंगे कि ये है डीसेलरेशन. फिर हम ये बताएंगे कि दिस इज कांस्टेंट डीसेलरेशन. या आप साथ में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डीसेलरेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है. वैसे अगर आपको ये ग्राफ याद हो ना तो बेहतर है, बट फिर भी क्योंकि इस तरीके के ग्राफ्स यूजुअली याद कर लेता है. स्पीड टाइम में इस तरीके से करवा रहा है तो ये है, इस तरीके से करवा रहा है तो ये है. नेक्स्ट बी, ये हमें पता है वापस एक्सेलरेशन. अब ये क्या करी एक्सेलरेशन? ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंटली इंक्रीज नहीं करी, ये एक्सेलरेशन टिल्ट होकर इंक्रीज कर रही है. मतलब यूजुअली जब हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना और वहाँ पर इस तरीके का कर्व होता है तो हम उसका एक्सेलरेशन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड इंक्रीज कर रही होती है नॉन कॉन्स्टेंटली. समझ आ रही है? तो दिस विल बी एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. ठीक है, कांस्टेंट नहीं है. यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इंक्रीज हो रही है. अगर आप इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहें तो मैं आपको वैल्यूज़ बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल समझें, यहाँ पर हमारे पास if anybody understands this and you can skip through this. Okay, I am going to explain it in case किसी को समझ नहीं आ रहा कि हमने क्यों बोला कि यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है. फॉर एग्जांपल अगर हम 1 देखें या हम जो ना 2 देखें, 2 देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, दोनों की वैल्यूज़ देखते हैं. पहले ये स्पीड है हमारी फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25. ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5. तो अगर हम एक एक्सेलरेशन लेते हैं, सॉरी हाँ जो भी लेते हैं, 5/7 लेते हैं और दूसरी जगह हम 25/5 लेते हैं. आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ इंक्रीज हुई है. अब इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसकी वैल्यू ऑल टुगेदर 5 है एंड इसकी वैल्यू 5 7 से डिवाइड हो रहा है तो दिस विल बी ऑब्वियसली लेस देन 5. समझ आ रहा है आपको? तो इस वजह से हम बोलेंगे एक्सेलरेशन. हमें पता है कि ग्रेडियंट एक्सेलरेशन का है और एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही. ठीक है, पॉजिटिव है तभी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव ग्रेडियंट है तभी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव ग्रेडियंट तो एक्सेलरेशन डीसेलरेशन बन जाता है. ठीक है, तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. ठीक है, ग्राफ सी और डी. अब हमें पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसमें ग्रेडियंट क्या होगा? मैंने आपको पहले बताया था ग्रेडियंट होता है y/x. तो यहाँ y है हमारा
डिस्टेंस, वो है टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट है स्पीड। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्पीड कांस्टेंट ही क्या कर रही है, स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पर, कांस्टेंट स्पीड, और यहाँ पे क्या कर रही है, स्पीड डिक्रीज कर रही है। जैसे ऊपर हमने देखा था एक्सेलरेशन ग्रेडियंट था, एक्सेलरेशन इंक्रीज करे, यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो रही है, और स्पीड यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो मतलब स्पीड, ठीक है। वैसे स्पीड में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वेलोसिटी में होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम ग्राफ सी में लिखेंगे यहाँ पर डिक्रीजिंग स्पीड या डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग स्पीड। अब आपको पता है जब स्पीड डिक्रीज हो रही होती है ना, तो क्या होता है, डीसेलरेशन होता है, तो आप ब्रैकेट में लिख दें डीसेलरेशन, और नेक्स्ट में हम लिखेंगे कांस्टेंट स्पीड, but that's not acceleration, neither deceleration. Okay, let's go on to the next question. A scientist filled a container with seawater. The container has dimensions 30 centimeters by 30 centimeters by 40 centimeters. The density of the seawater is this: 1020 kgs per meter cube. Calculate the mass of the seawater in the container. अब क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास निकालना है तो हम करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ हम करेंगे 1020 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या होगा 0.3, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ हमें डेंसिटी में मीटर क्यूब दिया हुआ है, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। समझ आया आपको? तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें सबको तो हमें मिलेगा यहाँ पर 37 kg। मैंने राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। Don't forget to write your unit. Next, figure 2.9 shows a submarine. The submarine is fully submerged into the sea. ठीक है. The atmospheric pressure is 1000 kilopascals. The total pressure on top of the surface of the submarine is 500 kilopascals. Calculate the depth of the top surface of the submarine. Okay, हमें क्या करना है, हाइट ढूंढनी है बेसिकली। तो आपका हमारा फॉर्मूला पता है, P is equals to rho GH, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, सबमरीन प्रेशर दिया हुआ है, तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से किया जाता है, प्रेशर ऑन द सबमरीन इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस rho GH। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास होगा 500 किलो पास्कल, तो 1000 है प्लस 100,000, ठीक है, प्लस डेंसिटी कितनी है हमारे पास ऊपर दी हुई थी हमें, डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1020 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय h। अब h तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हम 500 से पहले 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम करेंगे 400,000 अपॉन GH, सॉरी रॉ जी, रॉ हमारा है 1020 और G है हमारा, G है हमारा 10। तो इससे हमें मिलेगी हाइट, और अगर आप निकालें तो हाइट निकल रही है 39 meters. Don't forget your unit. Next, a hatch, which is an opening on the top surface of the submarine, has an area of 0.62 meters squared. Calculate the downward force on the hatch due to the total pressure on the top surface of the submarine. ठीक है, हमें फोर्स निकालनी है। हमें सबको पता है कि प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स निकालना चाहे तो हम करेंगे प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। और सबको पता है कि प्रेशर है 500,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.62, क्योंकि ये हमारा एरिया है। तो आंसर निकलेगा अराउंड 310,000 न्यूटन्स। आप इसको हटा के यहाँ पर के भी लिख सकते हैं, ठीक है, किलो न्यूटन्स। नेक्स्ट, नंबर 3. In a double-decker bus, there are 2 passenger compartments, one above the above. Figure 3.1 shows a double-decker bus on a tilted platform. ठीक है, इसको हमने जो ना टिल्ट करके रख दिया है।
This platform is used to test stability of the bus. तो इसको टिल के इस वजह से रखा है, हम बस की स्टेबिलिटी देख रहे हैं कि इन केस कोई हॉप आया या एनीथिंग एनी नेचुरल डिजास्टर एनीथिंग, तो हम देखेंगे कि बस कितनी स्टेबल है. ठीक है. The angle that the bus makes to the horizontal is gradually increased until the bus begins to topple to the left. तो हमें बेसिकली ये ढूंढना है कि किस एंगल पे, जो ये एंगल यहाँ पर हमारे पास है, कि बस एक्चुअली टिल्ट हो जाती है. Explain why the bus begins to topple. Now I'm sure सब ने जो ना पढ़ा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, लाइन ऑफ एक्शन, ये चीज़ें इसी के बारे में लिखना है. तो हम लिखेंगे लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ऑफ द सेंटर ऑफ मास. आपको पता है सेंटर ऑफ मास जो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास ये, क्योंकि हमारे पास बेसिकली रेक्टेंगुलर, तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा. अब अगर ये टिल्ट इतना हुआ कि आपका जो टिल्ट इस तरह है, आपकी बस यूँ है, और ये है यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये हट गया इस तरफ, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा गिर जाएगा. ठीक है. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉल्स आउटसाइड बस. ठीक है. या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट. समझ आ रही है आपको? तो ये दो हमारे पास रीजंस हैं, मतलब दोनों से कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है. मोमेंट है हमारे पास. सही. There are 30 passengers in the upper compartment of the bus and 2 passengers in the bottom compartment. State how this affects the stability of the bus. Okay. अब अगर आप एक बात बताएं कि आपको इसको, let's just say you have a vase here, right? Okay, between this vase and this vase, which one is more stable? Obviously the top one, because इसका पूरा का पूरा mass is distributed evenly. इसका mass ऊपर ज़्यादा है as compared to the bottom. तो क्या होगा इसमें? हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि bus more likely to topple over or bus is less stable. तो हम लिख देते हैं bus is less stable. Yeah. सही. नेक्स्ट. अच्छा, ये उसी का क्वेश्चन है. A bus is traveling along a straight road. The bus and the driver have a combined mass of 16,000 kgs when there are no passengers in it. The bus has 37 passengers. The average mass of each passenger is 65 kg. Calculate the total mass of the bus, the driver, and the 73 passengers. तो 73 passengers है, सबका मास है 65, और ऐड करेंगे इसको 16,000 से. ठीक है. तो हमारे पास आंसर आ रहा है 21,000 kgs. ठीक है. अब हमें बता रहा है कि बस उसकी एक्सेलरेशन, ठीक है, उसकी द फुली लोडेड बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ठीक है. फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड. अब हमें चेंज इन स्पीड बताया हुआ है, हमें टाइम बताया हुआ है, और हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स. तो वही हमारा फॉर्मूला होगा F इज इक्वल्स टू ma. मास हमारे पास कितना था यहाँ पर? मास हमने टोटल निकाला है 21, कितना निकाला है हमने? हाँ, हमने निकाला 21,000. ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको बाय एक्सेलरेशन जो हमारी, विच इज़ 14 माइनस 0/20. ये हमारी एक्सेलरेशन है. तो आंसर हमारा यहाँ पर आ रहा है 15,000 न्यूटन्स. ठीक है. नेक्स्ट. ओके. जब एक लिक्विड इवेपोरेट करता है, वो किस तरीके से इवेपोरेट करता है और क्या होता है? बेसिकली जो हमारे लिक्विड होते हैं, ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, साथ साथ बताती भी रहती हूँ. ठीक है. लिक्विड में हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. ठीक है. अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं which keep the molecules together.
तो molecules या atoms with more energy do work to escape these attractive forces. ठीक है, जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ये लोग escape करते हैं तो क्या होता है, these more energetic molecules escape because उन्होंने वर्क करके एंड उसको अट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया. फिर क्या होता है, लेस एनर्जी molecules remain behind. और वो behind रहेगा तो क्या हो गया, due to this temperature of the liquid decreases as what? The temperature of the liquid decreases as average kinetic energy decreases. ठीक है, क्योंकि एनर्जी यूज हो गई अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट. Figure 4.1 shows wet clothes drying on a washing line on the outside. State 2 changes in the weather that help the wet clothes to dry more quickly. अब weather changes बताने हैं, ठीक है. Number 1, increase in temperature. Number 2, आप ये लिख सकते हैं increase in wind. आप लिख सकते हैं decrease in clouds, ताकि sunlight directly कपड़ों को hit करे और वहाँ पर हो जाए. ठीक है. 5.1 shows a plastic cup. The cup contains sand, an electric heater and a thermometer. The power of the heater is 50 volts. The mass of the sand is 550 grams. The initial temperature is 20 degrees Celsius. The heater is switched on for 2 minutes. The temperature is recording until the temperature stops increasing. The highest temperature recorded on the thermometer is 33 degrees Celsius. Calculate the energy supplied by the heater. अब अगर हम हीटर की एनर्जी सप्लाई करना चाहें तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, क्योंकि हम किस चीज़ का मास यूज़ करेंगे, हम बता रहे हैं कि हीटर ने कितनी एनर्जी दी है, किस चीज़ का वो यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कोई पॉइंट नहीं ना. तो हमें देख रहा है कि हमें यहाँ पर पावर दी गई है, हमें टाइम दिख रहा है, तो हम यूज़ करेंगे पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी किस तरीके से ढूंढेंगे, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. ठीक है, पावर है 50, टाइम है हमारे पास 2 मिनट्स, तो 2 into 60. एनर्जी हमें मिल रही है यहाँ पर, इफ आई एम नॉट, यस, 6000 joules. नेक्स्ट, calculate a value for the specific heat capacity of the sand. अब हमें पता है कि सैंड को स्पेसिफिक हीट के लिए हम ये यूज़ फॉर्मूला करेंगे. ऑब्वियसली हमें पता है कि इसको एनर्जी इतनी मिली है 6000 joules. हमें पता है इसका टेम्परेचर क्या चेंज हुआ था, हमें पता है कि इसका मास क्या है. तो हम करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 6000 अपॉन मास का था 550 ग्राम्स. ठीक है, लेकिन हम इसको kg में कर देंगे, तो हम kg में हो जाएगा 0.550. ठीक है, एंड क्या था हमारे पास, टेम्परेचर चेंज है 13, बिकॉज 33 माइनस 20, 33 हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर था और 20 हमारा इनिशियल था. तो सी का आंसर आ रहा है 840. ठीक है. Explain why the specific heat capacity of the sand may be different from the value calculated in A2. अब specific heat capacity कितनी होती है, इतना टेम्परेचर, इतनी बेसिकली एनर्जी जितनी आपको 1 डिग्री से चेंज करने के टेम्परेचर की चाहिए होती है. अब हमारे पास जो एनर्जी यूज़ हुई है वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है. क्यों ऐसा हो सकता है कि उसने जो ना जितनी एनर्जी हीटर प्रोवाइड कर रहा है उसने वो सब यूज़ नहीं हो,
कुछ सराउंडिंग को लूज़ हो गई, उसने कम एनर्जी यूज़ की हो एक टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है सराउंडिंग की एनर्जी उसने यूज़ की हो, हीटर के साथ साथ सराउंडिंग की एनर्जी यूज़ करके उसने अपने 1 डिग्री बढ़ाया हो। तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि जितनी एनर्जी हीटर प्रोवाइड कर रहा है हमारा जो सैंड है वो पूरी की पूरी वो एनर्जी ले रहा है। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। अगर आप ये आप दोनों लिख देते हो, ठीक है। सम ऑफ एनर्जी supplied by heater lost to surrounding, ये तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। some energy दोनों लिख दें और लिख के some energy absorbed from surrounding, ठीक है। हम अब नेक्स्ट हमारे पास है on a sunny day the temperature of sand on a beach is much higher than the temperature of the sea, explain why। अब कौन सी चीज़ ज़्यादा टेम्परेचर गेन करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रही है? पानी, वाटर का सी ज़्यादा है और सैंड का कम है। मतलब पानी दोनों को वही टेम्परेचर मिल रहा है, सन दोनों को एग्जैक्ट वही हीट दे रहा है, लेकिन पानी का टेम्परेचर आसानी से इंक्रीज नहीं हो रहा। सैंड हालांकि उसको वही सन मिल रहा है जो पानी को मिल रहा है, लेकिन वो जल्दी से टेम्परेचर गेन करिए, क्यों? इसका रीज़न यही होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर is much higher than that of sand, therefore requires more energy to gain same amount of temperature। नेक्स्ट हमें एक थर्मोमीटर का लेबल डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो पहले आपको पता है कि 2 डिफरेंट टाइप के वायर्स यूज़ होंगे मेटल के, तो हम एक कर देंगे आयरन, ठीक है, और एक कर देंगे यहाँ कॉपर, ठीक है। तो यहाँ आयरन है हमारे पास, यहाँ कॉपर है, बीच में हमारे पास हमारा वोल्ट मीटर होगा, और एक जगह पे हम अपना हॉट एंड लिख देंगे और एक जगह हम अपना कोल्ड एंड लिख देंगे, ठीक है। I hope everybody understood this. Now before we start off number 6, if anybody wants to take a break, you can pause, go ahead, take a break, and then you join back. Okay, question 6. Figure 6.1 shows a crest of sound waves after reflection from a solid surface. On figure 6.1, draw 3 crests of the incident wave. अब हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन वेव दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वेव को हम पहले बैकवर्ड्स एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। हम इस वेव को पहले बैकवर्ड्स एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से नॉर्मल के थ्रू हम अपनी क्या वेव्स ड्रॉ करेंगे? इंसिडेंट वेव्स। अब हम कोशिश करेंगे कि दोनों का एंगल बिल्कुल सेम, अगर आपके पास प्रोटेक्टर हो वहाँ पर अपने पास, आप वो यूज़ करें। आई डोंट हैव वन, सो आई एम जस्ट आई बॉलिंग इट। ये हमारी इंसिडेंट वेव है, यहाँ पर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिव रे, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे? इंसिडेंट वेव्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमें बोला गया वी जस्ट हैव टू ड्रॉ 3 ऑफ देम, राइट। तो लेट्स जस्ट से कि यहाँ पर, ठीक है, जो हमारी रिफ्लेक्टिव वेव है आप नोटिस करें कि ये कितनी बड़ी है, ठीक है, दोनों साइड से। तो हम इसी तरीके से शुरू करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू, इस तरह, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिखाना है? हमें दिखानी है 3 क्रेस्ट्स, मतलब हम कोई भी 3 क्रेस्ट दिखा सकते हैं। तो आप आई थिंक ये पेंसिल में करें इस तरह, ठीक है।
इनके क्रेस्ट्स एज इनकी विथ क्रेस्ट एज क्लोज एज पॉसिबल इन इस डिस्टेंस से वेवलेंथ्स मतलब वेवलेंथ्स हाँ वेवलेंथ्स जितनी एक्यूरेट हो सके उतना बेहतर ऑब्वियसली। ठीक है, अब आपने अगर पेंसिल से ड्रॉ की हो और आपको जो फिर नहीं पसंद है आप उसको इरेज कर दें या ऐसे कुछ भी, ठीक है, तो वैसे हमें 3 ड्रॉ करनी है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दिस 3 हियर. Okay, let's move on. Take four statements in the list below that are false for sound waves that are audible to a human ear. अब sound wave के बारे में हमें क्या पता है? पहले तो ये longitudinal होती है, then it's a medium wave, मतलब कि बगैर किसी medium के वो नहीं होती, मतलब vacuum में sound होता ही नहीं है, ठीक है. Then it says audible to the human ear, उस frequency क्या होती है? 20 to 20,000 hertz. ठीक है, चलन अब हम देखते हैं क्या है, क्या false है. The wave is longitudinal, that's actually true. The wave is transverse, that's false. Frequency of the wave is 1 hertz, ये below 20 है तो ये false है. Frequency of the wave is 1000 hertz, this actually falls within our range, so that is audible. Frequency of the wave is 1 million hertz, m का मतलब होता है मेगा का मतलब 10 to the power 6, तो मिलियन हुआ, तो ये भी false है. The wave travels in a vacuum में travel नहीं कर सकती, सिर्फ medium में travel करती है. तो stereotypical value for the speed of sound wave in water, ये usually पता होता है आपको, it's ऐसी value जो आपने याद की हुई होती है, it's 1500 meters per second. ठीक है, let's move on to our next question. Figure 7.1 shows a red light traveling from air into a prism made of diamond. The path of the red light is incomplete. The refractive index of the diamond is 2.42. Calculate angle x. ठीक है, अब क्या होगा, पहले तो हमारा एंगल, हम इंसिडेंट एंगल x क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल है ना, रिफ्रैक्टिव एंगल है, और हमें एंगल ऑफ इंडेक्स इंसिडेंट एंगल नहीं दिया हुआ. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्रीज है. ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिव, ये क्या है, इंसिडेंट एंगल, हमें ये नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 40 इक्वल्स 50, तो हमारा इंसिडेंट एंगल क्या होगा, 50. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंसिडेंट एंगल होगा 50 डिग्रीज. ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है रिफ्रैक्टिव एंगल, और हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2.42. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन, ठीक है, वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमारे पास इंसिडेंट एंगल है, हमारे पास सिर्फ ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ ले आएंगे. ठीक है, तो बन जाएगा साइन, हमारे पास 50 हमने निकाला था, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू 2.42 साइन आर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे और साइन को -1 के उस पर कर देंगे, तो हो जाएगा साइन -1 ऑपोजिट इनवर्स साइन 50 अपॉन 2.42, ये हमारा बन जाएगा रिफ्रैक्टिव एंगल, और ये हमारा निकल रहा है 18 डिग्रीज. ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दैट. एक्सप्लेन द टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइट, मतलब होता है कि उस बेसिकली सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है. ठीक है, अगर एक लाइट वेव आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, देयर इज नो रिफ्रैक्शन एट ऑल, देन दैट्स अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब मैं आपको इसके पॉइंट्स लिखवाती हूँ. ठीक है, तो हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं ऑल लाइट रिफ्लेक्टेड
या तो हम ये भी लिख सकते हैं no light refracted, ठीक है। और हम ये भी ये होता क्यों है, बिकॉज जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट ट्रैवलिंग, और ये भी हम लिखते हैं, हाँ, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम optically dense medium to optically less dense medium, इसमें होता है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, एंगल y इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड। अब एंगल y है यहाँ पर और ये है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर, मतलब कि क्या, मतलब यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने अभी यहीं पे लिखा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ड्रॉ द पाथ ऑफ द रेड लाइट थ्रू एंड आउट ऑफ द प्रिज्म। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। Where is my ruler? या यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि सेम एंगल हो, जैसे y का एंगल है ना यहाँ पर भी वही एंगल हो, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ से टच किया यहाँ हम नॉर्मल बना देते हैं पहले तो। अब इट्स गोइंग फ्रॉम अ व्हाट, इट्स गोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ लेस डेंसर मीडियम। तो क्या होगा, हमारी जो रे है वो नॉर्मल के करीब जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। देख, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से, ठीक है। हमने यहाँ देखा है, यहाँ देख रहे हैं हम, ठीक है, कि जब लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम में जा रही है हमारी रे, ठीक है। ये देखिए यहाँ आ रही थी, इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल के करीब चले गई मोर डेंस मीडियम की वजह से। तो अब क्या होगा, लेस डेंस मीडियम में जाने की वजह से ये नॉर्मल से दूर चले जाएगी। तो इसको एक्चुअली आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये आएगी इस तरीके से बाहर, सही है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो डेफिनेशन आपको अभी तक रट जानी चाहिए। इट्स अ region in which an electric charge experiences, ठीक है, a force, electric force। ये अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। स्टेट वाज मेंट बाय द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है, तो हम लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव या स्मॉल पॉजिटिव यूनिट चार्ज, या स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर समझें यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑब्वियसली वो तो पॉजिटिव उससे रिपेल करेगा और वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव हमारे पास कोई भी चार्ज हो उसको जो फोर्स लगेगी उसके डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिगर 8.1 shows a polystyrene ball covered with an aluminium paint। एल्यूमिनियम क्या होता है, इट्स अ मेटल। मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। The polystyrene ball is suspended between two charged metal plates by an insulated thread। तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। थ्रेड इंसुलेटेड है, मतलब थ्रेड को कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन बॉल क्योंकि एल्यूमिनियम है इसको फोर्स लग रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है एंड इट हैज़ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड।
The ball oscillates between the two charged plates. Explain why the ball oscillates. तो अब बॉल ऑसिलेट क्यों करेगा, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कि एल्यूमिनियम हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होगा, बॉल, ये मैं बॉल लिख रही हूँ, बॉल मूव्स टुवर्ड्स positive plate due to free electrons, loses the electrons at the positive plate. वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव को प्लेट को दे देता है. फिर क्या होता है, बॉल becomes positively charged. क्यों? क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए. This causes it to what, be repelled by positive plate. Positive plate ने इसके electrons लेके इसको positive कर दिया और फिर इसको repel कर दिया. Then it goes to where? Goes to negative plate. क्योंकि अब ये positive है. वहाँ पर क्या होता है, gains electrons. फिर क्या होता है, वहाँ पर electron gain करते हैं positive plate, तो क्या होता है, negatively charged. फिर क्या होता है, repelled by the negative plate. Then this motion carries on. ठीक है? Okay. There is a current of 0.29 amperes in an electrical circuit. Calculate the time taken for a charge of 15 coulombs to flow through the electrical circuit. तो ये हमें पता है, इसका आ जाएगा Q is equals to IT, क्योंकि हमें करंट दिया हुआ है, हमें चार्ज दिया हुआ है, हमें बस टाइम निकालना है. ठीक है, तो टाइम हो जाएगा Q upon I, which is equals to 15 upon 0.29. तो हमारा आंसर यहाँ आ रहा है 52 seconds. Don't forget your units. Next. Figure 9.1 shows a simple direct current electric motor. इसमें क्या हो रहा है, यूजली जब हम मोटर्स की बात करते हैं, हम एसी मोटर देखते हैं जिसमें से करंट इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है. इसमें हम करंट दे रहे हैं, लेकिन क्या प्रोड्यूस हो रही है, फोर्स प्रोड्यूस हो रही है. फोर्स प्रोड्यूस हो रही है या इंड्यूस हो रही है, तो क्या होगा, हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, the coil rotates about the axis when there's current in the coil. The coil is connected to the rest of the circuit by the brushes. On figure 9.1, draw a pair of arrows to show which way the coil rotates. ठीक है, हमें बताना है कि किस तरफ फोर्स लगेगी जिसकी वजह से coil रोटेट करेगी. आपने लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू ये देखें कि ये हमारी नॉर्थ साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये होगी आपकी इंडेक्स फिंगर. ठीक है, फिर हमारा करंट पॉजिटिव यहाँ है, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी हमारी ये करंट कन्वेंशनल करंट है हमारा. ठीक है, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है क्योंकि पॉजिटिव से यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, ये हमारी कन्वेंशनल करंट है, आई इस तरह जा रहा है. हम लेफ़्ट साइड की बात कर रहे हैं अभी, लेफ़्ट साइड ऑफ द कॉइल. यहाँ पर ये करंट इस तरफ से आ रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है करंट की. ठीक है, तो आप करंट की डायरेक्शन लगाए. अभी हम पहले इधर की बात करते हैं. ठीक है, ये हमारा इंडेक्स है, ये हमारा करंट है. तो हमारा थंब कहाँ जा रहा है, फोर्स कहाँ लग रही है, इनटू द पेपर. समझ आ रही है, तो मतलब कि यहाँ पर हमारी फोर्स लग रही है नीचे की तरफ. इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा करंट के ऑपोजिट है ना, करंट अब यूँ आ रहा है, तो हमारी फोर्स कहाँ लग रही है, आउट ऑफ द पेपर. फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ. तो ये बेसिकली हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है हमारा कॉइल. ठीक है, और फिर हमने ड्रॉ कर दिया, एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द दैट यू हैव चोजन. तो हम क्या लिखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, हम करेंगे हम बोलेंगे कि कॉइल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज. लुक, इफ़ यूर लुकिंग फ्रॉम हियर, अगर आपकी आंखें यहाँ और यहाँ देख रहे हो तो हम देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. ठीक है, लुकिंग फ्रॉम ब्रशेस, ये ब्रश लिखते हैं. ठीक है, ड्यू टू फोर्स, ये हम लिख देंगे ड्यू टू
magnetic force being perpendicular to both, आपको इसमें करंट की भी डायरेक्शन दिखानी होगी, ठीक है, to both current and magnetic field. आप इसमें करंट की भी डायरेक्शन दिखा दें, मैग्नेटिक फील्ड की भी दिखा दें, मैंने सब दिखा दिए ताकि आपके तीनों के तीनों मार्क्स मिल जाएं, क्योंकि हमारे पास 3 मार्क का क्वेश्चन है. एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द डायरेक्शन यू हैव. अच्छा सॉरी, on figure 9.1 draw an arrow to show the direction in which the electrons flow through the coil. अब हमें पता है कि हमारा करंट कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है इस तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ. अब यह कन्वेंशनल करंट में किसकी बात हो रही होती है, पॉजिटिव उसकी मूव करने की बात हो, दैट्स नॉट पॉसिबल. तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते थे. यहाँ पर हमारे करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में. यहाँ आपने ई लिख दिया ताकि पता है इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस तरफ, ठीक है. I haven't really understood that. Explain why electrons flow in the direction you have shown. इलेक्ट्रॉन्स क्यों ऑपोजिट फ्लो करते हैं करंट के? Because electrons are negatively charged, therefore move away from negative terminal. और जो करंट हमारा इंड्यूस वो पॉजिटिव नेगेटिव से तक जा रहा होता है. इंड्यूस करंट पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जा रहा होता है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं कर सकते. इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्यों जाएंगे, उसके ऑपोजिट जाएंगे ना. इलेक्ट्रॉन्स तो यूँ जाएंगे, सही है. अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, say any difference each of the following changes make to the rotation of the coil. Changes in polarity. अगर polarity change होगी तो क्या change होगा, change in current direction. अगर करंट की डायरेक्शन समझे यूँ थी, अब यूँ आ रही है, तो फोर्स क्या होगी, फोर्स चेंज होगी, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी. जैसे कि हमने यहाँ देखा है, करंट की डायरेक्शन पहले ऊपर थी और करंट की डायरेक्शन पे नीचे थी, और दोनों में फोर्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ऊपर वाले में इनटू द पेज और नीचे वाले में आउट ऑफ द पेज. तो क्योंकि यहाँ करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, coil will rotate in other direction, यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं clockwise, ठीक है. नेक्स्ट, चेंजिंग द coil to the new coil. अब इसमें coil इंक्रीज हो रहा है, n इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है n इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसकी वजह से क्या होगा, coil will spin faster. Coil spins faster. यूज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, वही चीज़ हो रही है जो इंक्रीज़ करने से कॉइल की हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे कि कॉइल टर्न्स या स्पिन्स फास्टर. या भी लिख सकते हैं कि इसका मोमेंट इंक्रीज हो गया या टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया, और इट्स ऑल द सेम थिंग. नेक्स्ट हमारा सवाल है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर. A radioactive nucleus of carbon decays to a nucleus of nitrogen by emitting a particle. तो कार्बन का जो हमारा कार्बन 14 का न्यूक्लियस है वो डिके हो गया और ये बन गया है नाइट्रोजन में. अब नाइट्रोजन के पास अब हमें देखना है कि उसने कौन सा पार्टिकल एमिट किया है कि वो नाइट्रोजन बना है. हम सबको नज़र आ रहा है कि इसका क्या इंक्रीज़ हो गया, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हो गया है. न्यूक्लियन नंबर तो वही है लेकिन प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1 बिकॉज 7 and -1 gives us a total of 6. यहाँ पर हमारे पास 6 है और ऊपर हम लिखेंगे 0, ठीक है. नेम ऑफ पार्टिकल x, ये सबको पता है कि ये बीटा पार्टिकल होता है जिसका न्यूक्लियर नंबर होता है 0 और प्रोटॉन नंबर होता है -1, ठीक है. यहाँ भी लिख सकते हैं बीटा. नेक्स्ट, radiation detector in laboratory records a reading of 10 counts per minute. There is no radioactive samples in the laboratory. Explain why the radiation detector records a reading and suggests a possible source. तो ये हमें पता है कि हमेशा चाहे आप अपने रूम में या कहीं भी लैबोरेटरी में कहीं भी आप, if you have a giga counter and you're calculating radiation, you will always find it. That's called
बैकग्राउंड रेडिएशन। अब जो लोग बिग बैंग थियरी में मानते हैं, दे बिलीव के दिस स्टिल बैकग्राउंड रेडिएशन और द बिग बैंग थियरी या इस तरीके की बातें की जाती हैं, लेकिन आप इसमें लाइक बहुत सारे रीजंस देख सकते हैं कि वेयर डू यू थिंक बैकग्राउंड रेडिएशन फ्रॉम। हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल anywhere, like space or rocks, because they believe when the Big Bang theory happened, तो obviously सब चीज़ें टूटी, rocks formed and planets formed, stuff like that, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट, जब पहले न्यूक्लियर कुछ बॉम्बिंग हुई हैं जो हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे हुई हैं, उनका वेस्ट है। तो फिर हमारे पास जैसे हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनका वेस्ट है। ये तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स etc एक्सेट्रा, ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ हो सकती है। अब ये देखें, कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5700 years. The atoms of carbon 14 in all living organisms. ठीक है, हमें पता चल गया है कि हाफ लाइफ है 5700. An archaeologist digs up some ancient wood in the same laboratory as B1. ये हमें क्यों बताया गया कि उसी laboratory में? हमें B1 में क्या बताया जा रहा है? B1 में हमें बताया जा रहा है इस laboratory में हमारे पास background radiation है 10 counts per minute की। तो हमें यहाँ पर इसी laboratory में अगर हम किसी और चीज़ का ये काउंटेंट से उसकी एक्टिविटी निकाल रहे हैं, उस एक्टिविटी से हम ये एक्टिविटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस एक्टिविटी ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। क्यों? ताकि हमें एक्यूरेटली पता चले कि इस चीज़ की रेडिएशन कितनी है या एक्टिविटी कितनी है, ठीक है। तो अब हमें बोला जा रहा है कि एंशिएंट वुड की एक्टिविटी है 20 काउंट्स पर मिनट और लिविंग जो अभी वुड है उसकी एक्टिविटी है 80 काउंट्स पर मिनट, ठीक है। तो हमें सजेस्ट किया जा रहा है कि इस एंशिएंट वुड की एज है 11,400। क्यों? 11,400 को अगर आप डिवाइड करें 5,700 से तो हमें मिल रहा है 2। मतलब कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इसकी 2 हाफ लाइव्स हो चुकी हैं। अब साइंटिस्ट ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसकी 2 हाफ लाइव्स हो चुकी हैं? अगर आप ये देखें, ठीक है, कि हमारे पास है 80, क्या कर दिया मैंने, अगर आप ये देखें कि हमारे पास है 80 काउंट्स पर मिनट, ठीक है, और ये बन रहा है और हमारे पास ये अभी का है, ठीक है, मतलब ये पहले की बात हो रही है व्हेन इट्स अलाइव, और ये एंशिएंट है 20 काउंट्स पर मिनट आफ्टर। ये जो एंशिएंट वाला है वो भी पहले 80 काउंट्स पर मिनट था ना जब वो अलाइव था। तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये 80 से 40 काउंट्स पर मिनट पे गया, फिर ये 20 काउंट्स पर मिनट पे गया, क्योंकि हाफ लाइफ हो रही है ना। तो दिस इज़ 5,700 years एंड 5,700 years, तो इट मेक्स सेंस कि ये बन जाएगा 11,400 years। तो साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि ये ट्री इतना पुराना है, लेकिन ये एक्चुअली पूरा का पूरा क्या है, गलत है। हालांकि हमारी कैलकुलेशन इस चीज़ को ऐड कर रही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने बैकग्राउंड रेडिएशन सब्ट्रैक्ट नहीं की। तो मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि जो एंशिएंट वाला है जिसकी हम बैकग्राउंड रेडिएशन 20 काउंट्स पर मिनट कर रहे हैं, वो एक्चुअली है 10 काउंट्स पर मिनट्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारी इसने हमने माइनस किया बैकग्राउंड रेडिएशन विच इज़ 10 काउंट्स पर मिनट। और जो हमारा नाव वाला बोल रहा है या अलाइव वाला बोल रहा है, वो बोल रहा है 80 काउंट्स पर मिनट्स, वो एक्चुअली है 70 काउंट्स पर मिनट्स। तो हमने वापस 10 काउंट्स पर मिनट सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि हमारी बैकग्राउंड रेडिएशन है। अब अगर आप 70 की हाफ लाइफ लें, ठीक है, 5,700 years, तो ये बना 35। वापस से हाफ लाइफ लें 5,700 years, ठीक है, तो ये बन रहा है 17.5। दिस 17.5 समझ आ रहा है आपको? हमारी काउंट क्या है, हमारी है 10, ठीक है, 70 से जा रही है 10 तक, 17.5। तो अभी भी मतलब कि इसने और रेडिएशन हुई इसमें। इसको वापस से हाफ लाइफ आई तो ये बना 8.75। तो ये सम वॉट यहाँ पर हमारे पास 2 हाफ लाइफ्स है, हमारे पास 3 हाफ लाइफ्स है। हमारा जो आ रहा है ना काउंट्स पर मिनट, वो यहाँ पर कहीं आ रहा है। तो मतलब 2 से ज़्यादा और 3 से कम, 2 से ज़्यादा और 3 से कम लाइव्स हैं। तो 11,400 years से ज़्यादा डेज, ठीक है, ये हमारा आंसर है।
I know this was a little tricky, but I hope everybody understood it. If anybody doesn't understand anything, please mention down in the comments and I'll try and get back to you. Thank you so much for watching our videos, and I will see you guys next time. Allah Hafiz.